एक बहुत बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद अब उनको बंगला खाली करने का नोटिस भी दिया गया है। राहुल गांधी जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, राहुल गांधी जिनके ऊपर मानहानि केस के बाद सूरत मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का फैसला आया और अब उनको बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है डीओई की तरफ से। 12 तुगलक लेन, ये राहुल गांधी का पता जहां से उनको बंगला अलॉट था, अब उनको वो बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। 30 दिन का नोटिस उनको दिया गया है। लोकसभा की हाउस कमेटी ने राहुल गांधी को यह नोटिस भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीधे चलते हैं आनंद प्रकाश के पास, हमारे संवाददाता। आनंद, बताइए क्या जानकारी है? राहुल गांधी को बंगला भी खाली करना होगा, सांसदी तो गई। जी बिल्कुल, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद अब लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उनको आज सुबह ही नोटिस दिया था कि उनको अपना बंगला खाली करना पड़ेगा और जो तय समय है कि उनको 30 दिन का समय दिया गया अपना बंगला खाली करने के लिए। 30 दिन के अंदर राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन का जो उनका बंगला है उसको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे। लेकिन इसमें एक बात और बता दें कि अगर इनकेस राहुल गांधी अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको 1 महीने का समय और दिया जा सकता है। ये नियम है कि अगर कोई सांसद 1 महीने में अपना बंगला खाली नहीं कर पाता और वो रिक्वेस्ट करता है तो उसको 1 महीने का समय और दिया जा सकता है बंगला खाली करने को लेके। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि क्या राहुल गांधी 1 महीने की मोहलत और मांगते हैं कि नहीं। अभी जो उनको नोटिस दिया गया हाउसिंग कमेटी की तरफ से, सुबह ही उनको ये नोटिस दिया गया है जिसमें कहा गया कि 30 दिन के अंदर आप जो है अपना 12 तुगलक लेन का जो बंगला है उसको खाली करिए, क्योंकि अब राज्यसभा के, माफ कीजिए, अब लोकसभा के आप सदस्य नहीं रह गए और जो उनको बंगला अलॉट था लोकसभा की जो हाउसिंग कमेटी है उसके पूल से अलॉट था और ऐसे में लोकसभा का जो हाउसिंग कमेटी है उसकी तरफ से उनको आज सुबह नोटिस दिया गया है। लेकिन ये माने कि राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले सांसदी गई और अब बंगला भी जाना तय है, या ये आनंद प्रकाश एक नियम है जो हर सांसद के साथ होता है, जब वो सांसद नहीं रहते तो उनको इस तरह से बंगला खाली करना होता है? जी बिल्कुल, ये नियम है और जैसे ही आप सांसद बनते हो, अगर आप लोकसभा के सांसद हैं तो आपको लोकसभा हाउसिंग कमेटी की तरफ से आपको बंगला अलॉट किया जाता है। राज्यसभा के सांसद हो तो राज्यसभा के कोटेस दिया जाता है और अगर आप मंत्री हो तो आपको जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके कोटेस दिया जाता है। तो ऐसे में अब राहुल गांधी जब सदस्य नहीं रहे, सांसद नहीं रहे, तो उनको नियम के अनुसार उनको बंगला खाली करना पड़ेगा और जो नियम है कि 1 महीने का आपको वक्त दिया जाता है और अगर आप और रिक्वेस्ट करते हो तो 1 महीने की एडिशनल आपको समय दिया जा सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि राहुल गांधी उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। और तो ऐसे में अब राहुल गांधी का जो दिल्ली का पता है वो भी बदल जाएगा। 12 तुगलक लेन लगभग राहुल गांधी का दिल्ली का पता बदल जाएगा। ये बड़ी खबर यहां पर देते हुए आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता। राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है और राहुल गांधी को अब 30 दिन में बंगला खाली करना होगा। देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। वैसे हम अतीक अहमद पर बात कर रहे थे, लेकिन घनश्याम तिवारी इस वक्त समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, तो सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। घनश्याम जी, मुझे मालूम था अतीक अहमद को लेकर अभी हम बात करेंगे आपसे और काफी इस पर बात करनी है, लेकिन इस पर विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते आपका क्या रिएक्शन है? राहुल गांधी को 30 दिन के अंदर बंगला खाली करना होगा, क्या कहना है इस पर आपका? नमस्कार आपको और दर्शकों को। 2 बातें स्पष्ट हैं। पहली बात कि संसद ठप है और संसद ठप है क्योंकि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और प्रधानमंत्री डरे हुए हैं क्योंकि अटल अडवाणी युग के समापन के बाद भारतीय जनता पार्टी देश को नरेंद्र अडानी युग में ले आई है, जहां पर प्रधानमंत्री पर सवाल करने के चलते किसी सांसद को अपनी सांसदी गंवानी पड़ती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तमाशा और आगे बढ़ाती है और ऐसा लगता है कि लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ तमाशा ही बन के रह गया है। यहां तक कि यशवंत सिन्हा जी, जो कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं, अगर किसी की सांसदी गई तो बंगला तो खाली करना पड़ेगा। घनश्याम जी, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये तमाशा है। दिक्कत यह है कि जो प्रधानमंत्री, आप कह रहे हैं सूरत कोर्ट से आया फैसला तमाशा है। मैं जो बात कह रहा था उसे पूरी कर लेता हूं। पहले यशवंत सिन्हा जी ये पूरे प्रकरण पे कहते हैं, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि देश तानाशाही के गर्त में गिरा जा रहा है और हर किसी को इस पे सचेत होने की जरूरत है। यशवंत सिन्हा तो विपक्षी नेता हैं, वो थे कभी उस पार्टी में, आज उस पार्टी में नहीं है। मेरा सवाल यह है कि सूरत कोर्ट के फैसले के बाद अगर राहुल गांधी की सांसदी गई है तो इसमें कहां से नियमों का उल्लंघन दिखता है आपको? क्या सूरत कोर्ट का फैसला, जिसको आप तमाशा कह रहे हैं, वो क्या वो फैसला तमाशा है? मैं जो पूरे देश के लोकतंत्र को तमाशा बनाया जा रहा है उसका एक स्वरूप आपको बताता हूं।
देश के 70 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने देश को वो कलंक दिया है जो कोई पार्टी सोच नहीं सकती। 100 से अधिक सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे जो एक ही पार्टी से आते हैं वर्तमान लोकसभा में, जिसमें संगीन मुकदमे हैं, मर्डर का मुकदमा, दंगे का मुकदमा। नहीं तो उस पर कोर्ट में मामला हो और कोर्ट में फैसला आए तो कौन उसका सम्मान नहीं करेगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, राहुल गांधी पर नियमों के अगेंस्ट क्या हुआ। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को लेना चाहता हूं। आ रहा हूं घनश्याम जी, आपके पास आ रहा हूं, आपको और बोलने का मौका दूंगा, आपसे और सवाल लूंगा। ब्रजेश हमारे साथ हैं, ब्रजेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, राहुल गांधी की सांसदी गई तो बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा। अब इसमें लोकतंत्र खतरे में कहां से आ गया? देखिए, ये जो है कानूनी लड़ाई है और कांग्रेस को भी इसमें बहुत मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि जो कानून से लड़ाई जिस पक्ष में लड़नी चाहिए कि उसमें जरा ढिलाई है और राजनीतिक लड़ाई ये बदल रही है। राजनीतिक लड़ाई निश्चित रूप से लड़ी है, बड़ा मुद्दा है तो, लेकिन कानूनी जो लड़ाई है उसको भी लड़ना चाहिए कांग्रेस को। जहां तक तिवारी जी कह रहे हैं कि जो आपराधिक मुकदमे हैं, जो लोग क्रिमिनल हैं, ये मामले ले जाना चाहिए। यदि आप विपक्ष में है, अगर आपको लगता है कि 100 लोगों के ऊपर आपराधिक मामले हैं, अगर आपको लगता है कि वो क्रिमिनल हैं, तो आप उनको कोर्ट लेके जाइए। आप यही तो कह रहे हैं। कोर्ट ले जाइए आप। हाँ। वो लड़ाई लड़िए बिल्कुल। इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट आपकी सुनेगा नहीं सुन रहा। जब इस हद तक यदि कोई मामला है, किसी को लगता है, तो मुझे नहीं कहना कुछ, लेकिन ये लड़ाई लड़ने का जैसे नहीं, और ये पहला मामला भी नहीं है। मैं घनश्याम आपसे देखिए, इस बीच आनंद भी हमारे साथ हैं। आनंद, कोई पहला मामला तो नहीं है किसी सांसद के ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई हो। खुद बीजेपी के मेंबर हैं, दूसरी पार्टियों के मेंबर हैं जिनकी इस तरह से सदस्यता गई हुई है। राहुल गांधी पहला मामला तो नहीं है, और राहुल गांधी के ऊपर कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद लोकसभा सचिवालय का ये पूरा एक्शन है। बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी को सिंगल आउट किया गया। ये नियम है, और जैसे ही आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहते हो तो नियम के अनुसार ज्यादातर सांसद क्या करते हैं कि खुद ही वो 1 महीने के अंदर अपना बंगला खाली कर देते हैं। और अगर कोई अपना बंगला खाली नहीं करता तो हाउसिंग कमेटी का ये नियम है कि वो उनको जानकारी देगी कि आपको अपना बंगला 1 महीने में खाली करना पड़ेगा, और उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो 1 महीने का एडिशनल आपको वक्त दिया जा सकता है। और पहले भी ऐसी परिपाटी रही है, परंपरा रही है कि जो भी सदस्य जो रहे हैं उनकी अगर संस्था गई है तो उनको अपना बंगला खाली करना पड़ा है। कुछ लोग इस मामले में वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किए हैं और वहां से वो रिलीफ लेकर आए हैं, लेकिन तब कोर्ट ने भी यही कहा है। शरद यादव का मामला हो या कई ऐसे मामले हैं जिसमें कुमारी सैलजा भी गई थी। कई सांसद हैं जो जिनका बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था तो लोग कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने भी ये कहा था कि अगर ठीक है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं इस पर आता हूं आनंद आपके पास, लेकिन राहुल गांधी के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सदस्यता गई और अब बंगला भी गया। राहुल गांधी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद अब उनको यह नोटिस दिया गया है कि 30 दिन के अंदर वो अपना बंगला जो उनको बतौर सांसद अलॉट था वो खाली कर दें। घनश्याम हमारे साथ है, लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं इस बारे में। घनश्याम, देखिए, इस बात पर आप असहमत हो सकते हैं कि कोर्ट का फैसला जो आया उस पर हम सहमति नहीं रखते, और लोकतंत्र में आपको अधिकार है, इस देश के संविधान में आपको अधिकार है, या किसी भी पार्टी को, किसी को भी अधिकार है कि वो उस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में जाए। वो भी तो नहीं दिखता है। अभी तक कांग्रेस पार्टी इसी विचार में है कि कहां जाएं हम। कैसा लोकतंत्र? टीवी पे बहस हो रही है, संसद ठप है, ये लोकतंत्र है? नरेंद्र अडानी युग में लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? प्रधानमंत्री एक निजी चैनल पर जाकर के अपना भाषण दे सकते हैं, लेकिन संसद नहीं जा सकते। आपके पास कोई तस्वीर है कि इस सत्र के दूसरे भाग में प्रधानमंत्री एक बार भी संसद गए हों या एक शब्द भी लिखा हो? तो कैसा लोकतंत्र जहां देश के प्रधानमंत्री न प्रेस वार्ता करते हैं, न संसद जाते हैं? टीवी शायद यही लोकतंत्र है कि आप विपक्ष में होने के बावजूद इतनी बातें बोल पा रहे हैं। ये लोकतंत्र ही है। एक प्राइवेट चैनल पर, सोशल मीडिया में मैं कुछ बोल दूं, ये लोकतंत्र है? मजाक है। मजाक है कि हम कह रहे हैं संसद ठप है और एक प्राइवेट चैनल घनश्याम तिवारी बोल पा रहे हैं, वो घनश्याम तिवारी बतौर विपक्षी नेता अगर यहां पर बैठकर प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल पा रहे हैं, अपनी असहमति व्यक्त कर पा रहे हैं, इससे बड़ा लोकतंत्र का एग्जाम्पल और क्या होगा? शहजाद पूनावाला मेरे साथ है, बीजेपी के नेता, उनसे बात करता हूं मैं। शहजाद, लोकसभा सदस्यता जाने के बाद अब यहां पर उनका बंगला भी उनके हाथ से जाता दिख रहा है, राहुल गांधी के हाथ से। उनको नोटिस दिया गया है। बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन है?
देखिए गौरव जी, मैंने इस नोटिस को नहीं देखा है, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, परंतु देखिए जो कानून है उसका पालन होगा। अगर आप सांसद नहीं हैं, आप डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो आपका जो सांसद होने के नाते आपको प्रिविलेजेस मिलते हैं वो भी आपसे ले लिया जाएगा। ये तो नॉर्मल रूटीन है। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी के शब्द है। नहीं, लेकिन इस पर आपने विपक्षी पार्टी का रिएक्शन शायद देर से सुना, अभी देर से जुड़े हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के घनश्याम जुड़े हुए हैं। वो ये साफ कह रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र का मजाक है। प्रधानमंत्री एक प्राइवेट चैनल पर जाकर बोल सकते हैं लेकिन संसद में दिखाई नहीं देते। यानी सीधे सीधे एक बार फिर वही वाला राग है कि आप लोगों ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। देखिए, मैं ऐसे सीरियल जो लोकतंत्र के खिलाफ दुहाई देते रहते हैं वो किस प्रकार से देते हैं वो उन्हीं को विचार करना चाहिए। अगर नहीं होता लोकतंत्र तो कैसे देते हैं। घनश्याम, अच्छा, शहजाद पूनावाला से हमारा संपर्क कट गया, लेकिन यहां पर अब ब्रजेश जी सवाल यही है कि हायर कोर्ट में क्यों नहीं जा रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट का जो फैसला है, आप सेशन कोर्ट में जाएं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं, आप इसके ऊपर जाएं, आप हाई कोर्ट में जाएं, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, क्या इसके पीछे भी कांग्रेस पार्टी की एक स्ट्रैटेजी है? ज्यादा से ज्यादा इस मसले को उठाओ, राहुल गांधी के खिलाफ यहां पर किस तरह से एक्शन हो रहा है, इसको और हाईलाइट करो। क्या स्ट्रैटेजी दिखती है? और आज विपक्षी पार्टियों की भी जो मीटिंग हुई उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात दिखती है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है इसके बहाने। मुझे नहीं लगता विपक्ष इस मामले में एकजुट हो रहा है। कारण क्या है कि अपने इस मुद्दे पर तो हैं सारे विपक्षी, कारण इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जहां तक इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने सवाल है, ये विपक्ष का अधिकार है कि वो राजनीतिक मुद्दा बनाए इस मुद्दे को। लेकिन उसके साथ ही आप कानूनी जो दांव पेच हैं, जो कानून के हिसाब से जो निर्णय आया है उसके खिलाफ आपको राहत तो मिलेगी कोर्ट से ही। वहां पर अभी हमको तो नहीं समझ में आता। जैसे तमाम विशेषज्ञों की मैंने राय पढ़ी कि वो केस भी बड़े हल्के ढंग से लड़ा गया। ये समझते थे, लोग समझते हैं कि साहब ये कुछ नहीं होगा, अदालतों में इसी तरह चलता रहेगा। उसका परिणाम ये होता है कि निर्णय आ जाते हैं, उसके बाद लगता है कि ये शायद मेरे फायदे के लिए हो जाए। तो लगता है, कांग्रेस को लगता है कि शायद ये बिल्ली के भाग से छीका टूट गया है और ये जो निर्णय है तो उसको जितना आगे ले जाओ। मैं यही पूछ रहा हूं, मैंने यही पूछा जो आप कह रहे हैं ना, कांग्रेस को लगता है कि बिल्ली के भाग से शायद छीका फूट गया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग गया है जिसको लेकर वो जनता के बीच जा सकते हैं? और कांग्रेस ही नहीं, तमाम विपक्षी पार्टियों को लगता है, क्योंकि इस मुद्दे पर टीएमसी भी आज उस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में आई जो अभी तक कांग्रेस पार्टी से या विपक्षी मोर्चे से अलग दिखती थी, अपना अलग मोर्चा बनाते हुए दिखती थी। नहीं, ये कि सारे विपक्षी, ये मुद्दा ऐसा है कि जो नहीं जाएगा तो यही उस पर तो यही लांछन होगा कि आप विपक्षी एकता नहीं चाहते हैं। आप बीजेपी के, अब ये बयान आए थे जब अभी निर्णय आया था तो ममता को लेकर के कई कांग्रेस नेताओं ने कहा कि साहब इनका अपना अलग रास्ता है, अलग रास्ता अख्तियार भी किया था। आपने देखा होगा जिस ढंग से एक लाइन वो बन रही है कि जो कांग्रेस से भी अलग है, बीजेपी से अलग है। अब ये एकता कितने दिन रहती है ये समय बताएगा। अभी इसका कोई निर्णय नहीं हो सकता, इसका निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लेकिन ये जो मुद्दा बनाना है, मैं इसको बहुत गहराई से अध्ययन करता रहा हूं। जैसे आपको याद होगा कि वो भी कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं था, चौकीदार चोर है। हर सभा में उस पर नारे लगते थे। चुनाव के समय हुआ था, चुनाव के ठीक पहले ये नारा दिया गया था। मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा था, और मेरा सवाल पूछने का मकसद यही था कि कांग्रेस पार्टी क्योंकि बीजेपी ने भी कहा कि पवन खेड़ा के मामले में आप 24 घंटे के अंदर कोर्ट पहुंच गए, इस मामले में अभी तक आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? और आपके पास तो इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज है, उसके बावजूद आप पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इस खबर पर तो हम लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन आज की एक और बहुत बड़ी खबर जिस पर हम पहले से आपसे बात करके इस प्रोग्राम को लेकर आ रहे थे, और वो प्रोग्राम क्या है? डर के डॉन घर को आया, इस पर भी बात करते हैं क्योंकि आज की बहुत बड़ी खबर, 24 घंटे के अंदर नैनी जेल पहुंच गया अतीक अहमद। आइए इस पर बात करते हैं, ये बड़ी खबर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, 24 घंटे के अंदर नैनी जेल पहुंचा अतीक अहमद। अतीक को अहमदाबाद की साबरमती जेल से नैनी जेल लेकर पहुंची यूपी पुलिस। काफिले के ने करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय किया। कल एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी होनी है। तो ये बड़ी खबर है, अतीक अहमद
प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल पहुंच चुका है और कल उसकी पेशी होनी है। अतीक अहमद जब साबरमती जेल से निकला तो उसके चेहरे पर जो खौफ दिख रहा था वो यहां पर अब देखना है कल उस कोर्ट से उसको लेकर क्या बड़ी खबर आती है। कल 12 बजे तक वो खबर आ सकती है, कल उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। थोड़ी देर में अतीक का भाई अशरफ भी प्रयागराज पहुंचेगा। यह बड़ी खबर भी देखिए, एक तरफ से अतीक आ रहा था, उसके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, और एक तरफ से अशरफ जो बरेली से चल चुका है और कभी भी प्रयागराज पहुंच सकता है, वो भी बस थोड़ी देर में पहुंचेगा। अशरफ भी बस थोड़ी देर में पहुंचने वाला है, यह जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए बड़ी खबर है, यहां पर थोड़ी देर में अतीक का भाई अशरफ भी पहुंचेगा। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक और बड़ी खबर लेकर आते हैं जल्दी से एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। उमेश पाल हत्याकांड पर एक और बड़ी खबर है। अतीक अहमद से पूछताछ करना चाहती है प्रयागराज पुलिस और यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अगर ऐसा होता है तो यह एक बड़ा सेटबैक होगा अतीक के लिए। प्रयागराज पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की है। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस पूछताछ करना चाहती है अतीक अहमद से। यही वो अतीक अहमद जो मूंछों पर ताव देता हुआ दिख रहा है, इसी से पूछताछ होगी, इसी माफिया डॉन से पूछताछ करना चाहती है प्रयागराज पुलिस इस बारे में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, वो खबर भी आपको दिखाते हैं जल्दी से। हमारे साथ तमाम गेस्ट हैं, तमाम पैनलिस्ट हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज देख लीजिए। अतीक की एंट्री के बाद नैनी जेल में बड़ा एक्शन हुआ है। अतीक की एंट्री के बाद नैनी जेल में, नैनी जेल के कुछ कैदियों के बैरक बदले गए हैं। नैनी जेल में कैदियों के बैरक बदले गए हैं। अतीक के मददगारों का भी बैरक बदला गया है, ये सूत्र बता रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से आला अफसरों ने बैरक बदला है। और देखिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जिनको आप देख रहे हैं, ब्रजेश जी हमारे साथ हैं, घनश्याम जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, और इस वक्त हमारे साथ संजय निषाद भी जुड़ चुके हैं जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं। इस अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी से। आप सभी का बहुत स्वागत है। संजय जी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आप उत्तर प्रदेश सरकार से हैं और उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा मैसेज दे रही है। यह कहा जा रहा है अतीक अहमद को सड़क मार्ग से साबरमती जेल से नैनी जेल लाकर, क्या कहना चाहते हैं? आखिर यहां क्या मैसेज है योगी सरकार का? मैं तो अपनी सरकार को बधाई दूंगा और जनता को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने अवसर दिया हमें दोबारा सरकार बनाने का। यही अपराधी थे, पिछली सरकारों में संरक्षण प्राप्त करते थे और आज हमारी सरकार है कि यही अधिकारी हैं जो उन्हें सज़ा दिलाने में हम कामयाब हो रहे हैं। ऐसे सारे अपराधी हम लोगों ने हुआ कि उत्तर प्रदेश से अपराधी आउट हो गए हैं और इन्वेस्टर इन हो गया है। अब हम उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में कामयाब होंगे। ऐसे पिछली सरकारों में सोच लीजिए 100 मुकदमे चलते हुए इतने लंबे समय से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती हो, तो आज कम से कम हमारी जो सरकार है, घटनाएं होती हैं तो उस पर हमारी सरकार निंदा भी करती है, जांच कराती है। जो भी आप कह रहे हैं माफिया आउट हो गया है और इन्वेस्टर इन हो गया है, लेकिन यही माफिया संजय जी, यही माफिया जब 24 घंटे में पहुंचा है साबरमती जेल से नैनी जेल, इसी में उसने मूंछों पर ताव देते हुए बोल दिया है कि डर काहे का। आप कह रहे हैं माफिया आउट हो गया, वो कह रहा है डर काहे का। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि वो जो कुछ अभी तो ये कह रहे थे कि हमें डर लगता है, आज के दिन में हमने देखे सुरक्षा हमारा काम है। देखिए न्यायपालिका का काम अलग है, विधायिका का काम अलग है और कार्यपालिका का काम। अगर विधायिका में कानून बन गया, जनता ने हमें कानून बनाने का अवसर दिया है, तो कानून का पालन कराने के लिए अधिकारी और न्यायपालिका जो करेगी हम उसका सम्मान करेंगे। हम लोग न्यायपालिका को सम्मान करते हैं। इनकी पिछली सरकारों में न्यायपालिका अपमान होता था, हमारी सरकार में न्यायपालिका का सम्मान है। न्यायपालिका जैसा दोष देगी, जैसी सजा देगी, उसको हम लोग सम्मान करेंगे। आप कह रहे हैं पिछली सरकारों में, किसकी सरकार पे आप इशारा कर रहे हैं? किसकी सरकार को कह रहे हैं कि इन माफियाओं का सम्मान होता था? अभी सबका हमारे 70 साल से केंद्र में दूसरे की थी, 30 साल से हाथी साइकिल की सरकार थी, और किस सरकार की बात करेंगे? हम किसी एक की बात थोड़ी करते हैं। ये लोग 70 साल से क्या बना दिया था देश को, प्रदेश को, कि देश उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्ट करने के लिए आता नहीं था। कोई इन्वेस्टर सबमिट करना होता था, दिल्ली बम्बई में करते थे कि भाई पूछा जाता था उन इन्वेस्टरों से, तो कहते साहब उत्तर प्रदेश में कौन जाएगा, आदमी थोड़ी सुरक्षित है, हम धन कैसे सुरक्षित रख दें। आज के दिन में देखिए इन्वेस्टमेंट में कितने लोग
आए और कितने लोग संजय जी, अगर आपकी इजाजत हो, संजय जी अगर आपकी इजाजत हो, आप जिनकी तरफ हाथी और साइकिल की सरकार कह रहे हैं, उन्हीं साइकिल की सरकार वालों में से एक उनके प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनका एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं आपकी बात पर। घनश्याम, संजय जी की बात सुनी होगी आपने, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, साफ कह रहे हैं आप लोगों ने इन्हीं को खड़ा किया, आज तो ये उनको मिटा रहे हैं। दो बातें कहूंगा। पहली चीज कि संजय जी को बताना चाहिए कि क्या गोपाल नंदी से भी पूछताछ होगी अतीक अहमद के सामने बैठा करके, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहिए। गोपाल नंदी के ऊपर जो उनके एफिडेविट के हिसाब से जो मुकदमे हैं, वो फूल बरसाने के मुकदमे नहीं है, तरह तरह के मुकदमे, जितनी आपके पास मार्कशीट नहीं होगी उससे ज्यादा तरह के मुकदमे हैं उसमें। और ऐसे में अगर सरकार ने अब तक उनसे इस्तीफा नहीं मांगा है, जब 5 करोड़ का आरोप लगा है, तो इससे साबित होता है कि सरकार केवल अपराध और अपराधी की नुमाइश करना चाहती है, ठोस कदम नहीं उठाना चाहती है। और संजय निषाद जी जो अपने स्वयं को सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें इस्तीफा मांगना चाहिए गोपाल नंदी का, तब समझ में आएगा कि सत्यवादी। संजय जी क्या रिएक्शन देंगे? संजय जी क्या रिएक्शन देंगे? ठीक है, संजय जी से रिएक्शन ले लेता हूं मैं। पहले इनसे पूछे कि जो 2015 में, मैं 7 जून 2015 को रेल आंदोलन हुआ था, हमारे लोग अपनी आवाज़ उठा रहे थे, केंद्र की सरकार, केंद्र की रेल जो होती केंद्र की होती है, लेकिन सरकार इनकी थी और इन लोगों ने 6 घंटे हमारे निषादों पर गोली चलवाई थी। एक भाई मारा गया, फर्जी 302 का मुकदमा हमारे ऊपर हुआ, हम सबसे बड़े अपराधी के रूप में गिने जाते रहे हैं और हम लोगों को जेल हुआ, 38 लोगों को जेल डाला गया। किस तरीके से उनकी पिटाई हुई थी हमारे निषादों की, कैसे हमारे उन महिलाओं और बच्चों को 1 महीने तक संत कबीर नगर में खाना नहीं खाने दिया था लोगों ने, किस तरीके से तांडव हुआ था। हम कहते आज के दिन में हम लोग आवाज जब उठाते रहे इनके समय में, तो किस तरीके से तांडव पिछली, हम तो आप ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने माफियाओं को संरक्षण दिया, आप क्या अखिलेश यादव की सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं? नहीं, हम तो सबको, बहन जी ने भी किसी तरह हमारे ऊपर अत्याचार किया, हमारे लोगों की जो है तालघाट नदी सब छीन लिया, जो है वर्ग 3 की वर्ग 4 नहीं, लेकिन माफियाओं को लेकर आप क्या कह रहे हैं? ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, माफियाओं को लेकर आपका क्या कहना है? मिट्टी में मिला दूंगा योगी सरकार का जो स्लोगन है। माफिया तो वो सबसे बड़े, हम कह रहे अपने, मैं कह रहा हूँ माफिया तो उसके कांग्रेस भी है ना, हमारे लोगों की फाइल गायब करा दिया केंद्र में आरक्षण की। मैं तो यही कहूँगा कि कानून से देश चलता, संविधान के देश चलता है, जो संविधान और कानून के साथ रहेगा उसका विकास हो जाएगा, और जो अपने उसका कानून अपने हाथ में लेगा उसका विनाश हो जाएगा। ऐसे जितने लोग कानून का धज्जी उड़ाकर अगर ऐसे काम किए हैं तो अपने आप मिट्टी में मिल जाएंगे, उसमें महाराज जी के कहने की कोई जरूरत नहीं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय जी। संजय जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री साफ कहते हुए जो कानून के साथ रहेगा उसका विकास होगा, जो कानून के साथ नहीं होगा उसका सत्यानाश हो जाएगा, जो साफ यहां पर वो कह रहे हैं। हम आते हैं आप लोगों के पास, लेकिन देखिए हमारे साथ इस वक्त पंकज भी जुड़ चुके हैं, इस वक्त नैनी जेल से, प्रयागराज से, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक भी। पंकज जल्दी से मुझे बताइए, इस वक्त नैनी जेल के बाहर आप हैं, सेंट्रल जेल पहुंच चुका है अतीक अहमद, अब आगे क्या यहां से? देखिए, मैं जहाँ भी नैनी जेल के बाहर खड़ा हूँ, अंदर का मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि अतीक अहमद को थोड़ी देर पहले लाया गया था, उसका मेडिकल हो रहा है, और विवेक जहाँ हैं वो बताएंगे कि थोड़ी देर बाद में अशरफ के आने की बात है। तो आज जो है बहुत कानूनी प्रक्रिया इसमें नहीं है, आज उसे एक अलग आइसोलेशन बैरक में रखा जाएगा, जिसके बारे में पहले बताते रहे कि CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसकी मॉनिटरिंग खुद लखनऊ में DG जेल कर रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। यहाँ एक DIG जेल को भी भेजा गया है इस काम के लिए। तो अतीक अहमद का भी मेडिकल हो रहा है, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप। अच्छा पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, कुमार कुछ यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? जी कुमार जल्दी। गौरव देखिए, अभी अभी यहाँ पे एक टेक्नीशियन आया और अपने साथ को CCTV कैमरा लेके आए हैं। मैं जिस गेट पे खड़ा हूँ उस गेट के सामने से अभी उनकी एंट्री हुई है, और जो है उस बैरक में 7 कैमरे लगे हुए थे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ऐसा जेल प्रशासन को लगा कि कुछ कैमरे लगाने की जरूरत है। अभी ठीक है कुमार आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद जेल के पास जो जैमर्स लगे हैं उस वजह से सिग्नल्स में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने पैनलिस्ट के पास जाएं और अब बात करें उनसे, जल्दी से एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं मैं, क्योंकि नैनी जेल जहां पर अतीक को लेकर आया गया है वहां पर कितने तगड़े इंतजाम किए गए हैं। जल्दी से 1 मिनट में हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर अपने पैनलिस्ट के पास जाता हूं। माफिया अतीक के आने से पहले जेल प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया था। अतीक के लिए नैनी जेल की एक बैरक को खाली करा लिया गया, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। DG जेल आनंद कुमार ने जानकारी दी है कि अतीक को हाई सिक्योरिटी बैरक में आइसोलेशन में रखने का इंतजाम किया गया।
अतीक के लिए सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल हैं। जेल कर्मियों को उनके रिकॉर्ड के आधार पर चयनित करके ड्यूटी पर लगाया जाएगा। 24 घंटे बॉडी वॉर्न कैमरा से कर्मी लैस रहेंगे। प्रयागराज जेल कार्यालय और जेल मुख्यालय पर वीडियो वॉल से 24 घंटे निगरानी होती रहेगी। डीआईजी जेल मुख्यालय को व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी दी गई है। 28 मार्च को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में मामले का फैसला होना है, जिसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकारी वकील ने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिख दिया है। सुबह 10 बजे से शाम तक कोर्ट की सुरक्षा कड़ी करने की मांग की गई है। इस केस में माफिया अतीक, उसके भाई अशरफ और 9 अन्य आरोपी हैं, जिन्हें 28 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने कल दोपहर 12 बजे फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिला सिंह है, सीधे उनके पास चलते हैं। अनिला जी, तो क्या यहाँ पर पूरी तैयारी है उत्तर प्रदेश शासन की, प्रशासन की, और चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा माफिया हो, उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है? क्या ये माने अतीक अहमद को जिस तरह से सड़क मार्ग से आप लोग लेकर आए, क्या यहाँ पर योगी सरकार कोई मैसेज दे रही है ऐसा? मेरी सबको राम राम। योगी सरकार का तो एक ही मैसेज है, योगी जी का एक ही मैसेज है कि उत्तर प्रदेश में नो क्राइम, नो क्रिमिनल्स। सफाई कार्यक्रम बिल्कुल जारी है, 2017 से जारी है। ठीक है, समय लगता है। यहाँ पर तो ऐसे राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं ना, जिनके ये अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो माफिया हैं, छोटे मोटे अपराधी नहीं, जो माफिया हैं, इनके नेता रहे हैं। जैसे ही ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ था, समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरा, बड़े नेता रामगोपाल यादव जी, उन्होंने पीसी की और कहते हैं मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा ना हो कि बेचारे अतीक का एनकाउंटर हो जाए। अब आप सोचिए, देखिए बेचारे अतीक का जी, बेचारे अतीक का जी, इनका दर्दे दिल, दर्दे जिगर जो है, ऐसे बयान होता है हर रोज। अभी भी आप देख लीजिए, घनश्याम तिवारी जी अगर ये कह दें कि अतीक अहमद जो है बहुत ही दुर्गम चलिए पूछ लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। घनश्याम तिवारी क्या रिएक्ट करेंगे? आपके लिए बेचारा अतीक अहमद या आपके लिए दुर्दांत माफिया है? समाजवादी पार्टी के लिए अतीक अहमद एक आरोपी है जिसके ऊपर 150 से ज्यादा मुकदमे हैं, या समाजवादी पार्टी के लिए बेचारा है अतीक अहमद? बताइए घनश्याम तिवारी। 2 वाक्य में जवाब दूंगा। पहली बात कि आखिरी खबर जो टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके ऊपर छपी थी फूलपुर बाईपोल में, वो उसकी हेडलाइन ये थी कि अतीक अहमद फूलपुर के बाईपोल के लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हनुमान होंगे। वो जेल से चुनाव लड़ रहे थे, वो सीट केशव प्रसाद मौर्य ने खाली की थी। तो एक दौर में कुछ ही साल पहले अतीक अहमद को अपना हनुमान बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर ढोंग करे, ऐसे समय में जब 111 ऐसे विधायक हैं अभी वर्तमान विधायिका में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिनके ऊपर क्रिमिनल, जिस मंत्री के ऊपर आरोप लगा है उस मंत्री ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, 5 करोड़ का आरोप है, और आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए तो पता चलेगा कि कितने डॉन मंत्री बने हुए हैं। एक काम करते हैं अनिला जी को, और घनश्याम जी को आमने सामने लाते हैं और इन्हीं से बात करते हैं। अनिला जी सुनिए घनश्याम तिवारी क्या कह रहे हैं। आमने सामने पूछताछ। अनिला जी सुनिए घनश्याम तिवारी क्या कह रहे हैं, जवाब दीजिए। आमने सामने पूछताछ हो जाए तो पता चलेगा कितने डॉन मंत्री बने हुए हैं, कितने डॉन उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नहीं, लेकिन अतीक अहमद को लेकर आपने रिएक्ट नहीं किया घनश्याम। अतीक अहमद को लेकर समाजवादी पार्टी क्या कहती है, क्या मानती है समाजवादी पार्टी? अतीक अहमद को क्या मानती है समाजवादी पार्टी? उसको अपराधी मानती है, नहीं मानती है? मैंने अनिला जी के सवाल का सीधा जवाब दिया कि अपने मतलब के लिए एनकाउंटर ना हो जाए। तो आपको लगता है कि घनश्याम तिवारी जी की हिम्मत हो पाएगी कि अतीक अहमद के खिलाफ कुछ बोल पाए? ये रामगोपाल यादव जी से ऊपर तो नहीं है ना, अखिलेश यादव जी से ऊपर तो नहीं है ना। ये जो प्रवक्ता है वो देखते हैं कि उनका नेता क्या कह रहे हैं, तो इनके नेता तो उसकी वकालत कर रहे हैं। घनश्याम क्लियर कर दीजिए, घनश्याम क्लियर कर दीजिए। अनिला सिंह को भी जवाब मिल जाएगा, हमारे दर्शकों को भी जवाब मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी अतीक अहमद को अपराधी मानती है, नहीं मानती है? एक लाइन का तो जवाब हो सकता है, हाँ या ना। बिल्कुल अपराधी है, लेकिन जिसके मुख्यमंत्री ने 20 साल अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज ढोया हो, जिसके उप मुख्यमंत्री ने मर्डर का चार्ज ढोया हो, जिसके गृह राज्य मंत्री ने अभी तक मर्डर का चार्ज हो रहे हो, जिन्होंने 100 से अधिक सांसद ऐसे दिए हैं वर्तमान लोकसभा में जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हो, 111 ऐसे विधायक दिए हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे, इन्होंने देश को कलंकित। चलिए इस बारे में एक बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन अभी बात जो हो रही है वो अतीक अहमद की हो रही है, और उस पर हम आपको अपने दर्शकों को कुछ और दिखाना चाहते हैं। घनश्याम मैं आ रहा हूं घनश्याम आपके पास। देखिए, माफिया अतीक अहमद और उसका पूरा परिवार अपराध की दुनिया में लिप्त है। पूरा परिवार कहां तक ये पहुंच चुके हैं इस पूरे अपराध में। जल्दी से आपको इस पूरे परिवार की एक क्राइम कुंडली दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक साधारण से तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद आज आतंक की दुनिया का सबसे दुर्दांत अपराधी है। अतीक अहमद माफिया है, गैंग लीडर है, हिस्ट्री शीटर है, बाहुबली है,
दबंग है और यूपी में आतंक का दूसरा नाम है। अतीक पैसों की खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया और गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए सियासत को कवच बना लिया। अतीक 5 बार विधायक और 1 बार फूलपुर सीट से सांसद भी रहा है। अतीक ने 10वीं में फेल होने के बाद अपराध की दुनिया में एंट्री ले ली थी और 1983 में 18 साल की उम्र में इसके खिलाफ पहली बार FIR दर्ज हुई। 1997 में हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ और आज हत्या, अपहरण, लूट और रंगदारी जैसे 180 से ज्यादा संगीन अपराधों में आरोपी है। अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ 52 से ज्यादा केस दर्ज है। पत्नी शाइस्ता का मर्डर केस में नाम है। बेटा उमर हिस्ट्री शीटर है। अतीक के एक दूसरे बेटे अली का नाम भी रंगदारी केस में दर्ज है। बेटे असद का मर्डर केस में नाम है। अतीक एंड फैमिली ने अपराध के ही दम पर अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। जमीनों पर अवैध कब्जा तो उसका सबसे पसंदीदा धंधा रहा है, लेकिन अब एक एक करके उसका हिसाब हो रहा है। और योगी ने ठाना है माफिया को मिटाना है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, ये दिखाते हैं आपको। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ अतीक अहमद जो साबरमती जेल से लाया गया है आज नैनी सेंट्रल जेल प्रयागराज, और दूसरी तरफ उसका भाई भी, अतीक का भाई अशरफ भी बरेली से चल चुका है और कभी भी प्रयागराज पहुंच सकता है और उसको ट्रैक कर रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक। सीधे उनके पास चलते हैं। विवेक, बताइए अशरफ कहां तक पहुंचा है अभी? देखिए, तकरीबन 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा चुका है और अब से महज आधे घंटे के अंदर जो नैनी जेल है वहाँ पर अशरफ को ले जाया जाएगा। 15 किलोमीटर की दूरी जो है वो नैनी जेल की रह गई है और आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच अशरफ को ले जाया जा रहा है। यानी कि ये साफ है कि आधे घंटे के अंतराल में नैनी जेल इसे पहुँचा दिया जाएगा। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी कड़ी कर दी गई है। प्रयागराज पुलिस जो है उसकी जिप्सी आगे की तरफ चल रही है जो एस्कॉर्ट कर रही है इस जेल वैन को, और जेल वैन के अंदर भी काफी तादाद में पुलिस बल तैनात है। हाँ। अशरफ से जब बातचीत हुई टीवी9 भारतवर्ष ने पूछा कि आपको डर लग रहा है, तो उसने ये कहा कि उसे किस बात का डर, वो तो पेशी के लिए जा रहा है। यानी कि जबान जो है वो कल के मुकाबले आज बदलती हुई नजर नहीं, ये तो अतीक ने भी कहा डर काहे का, ये तो डर काहे का अतीक ने भी कहा और अब अशरफ की जुबान भी वही कहीं ना कहीं बोलती हुई दिख रही है। ब्रजेश जी, पहले कल जब चला था तो अतीक ने कहा था कि मुझे मार देंगे कोर्ट के कंधे पर रखकर, आज वो कह रहा है डर काहे का। 24 घंटे में सुर बदल गए, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज है क्या? जिस तरह से अशरफ और अतीक दोनों को प्रयागराज लाया गया है, यहाँ पे कोई मैसेज देख रहे हैं आप योगी सरकार का? देखिए, जो ये जो रुख बदला है, हाँ। ये इसका कारण ये है कि कल जो है एक ये था कि एक चर्चा भी थी और बड़ी जनता में, तो जब से विकास दुबे का मामला हुआ तब से एक आप हर बात में सुनते हो कि गाड़ी पलटने वाली बात। तो कल तक वो कोर्ट भी गए थे और कह रहे थे कि साहब गाड़ी पलट सकती है। इनको भी लग रहा था कि रात में क्या होगा पता नहीं, लेकिन जब सूर्य की किरण फूट गई, आ गई, सूरज निकल आया, तब उन्हें लगा कि नहीं, अब शायद गाड़ी ना पलटे, अब शायद। अच्छा, उनको लगा कि अब वो, क्योंकि मीडिया साथ साथ चल रहा है, परिवार साथ साथ चल रहा है, तो शायद असर ना हो। मीडिया साथ साथ उन्हें लगता है कि साहब दिन अब रात खतरे नहीं। तो मैं जरा पंकज जी के पास जा रहा हूं। पंकज जी, कल अखिलेश यादव ने तो कह दिया था कि योगी जी ने मंत्रियों को बता दिया होगा कि गाड़ी कहां पलटेगी, गाड़ी तो पलटी नहीं। अब अखिलेश यादव क्या कहेंगे इस पर? मैं घनश्याम जी से ही पूछूंगा, लेकिन क्या अखिलेश यादव से यह सवाल पूछा जाएगा आपकी? आप तो कह रहे थे गाड़ी पलट जाएगी, अतीक की गाड़ी तो नहीं पलटी, सही सलामत पहुंचा नैनी जेल वो। देखिए, इस पूरे गेम को पॉलिटिकल सर्कल में ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मैं बात इसको थोड़े से हट के ले जाना चाहूँगा कि देखिए, पॉलिटिकल विल पावर की बात होती है। याद करिए कि जब वाराणसी के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब मुख्तार अंसारी को मायावती ने गरीबों का मसीहा कहा। इसी जगह पर समाजवादी पार्टी के सांसद रहे थे। 2006 में अपहरण हुआ था उमेश पाल का, लेकिन उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। जब 2007 में वही मायावती मुख्यमंत्री बन जाती तो मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये बातें जो शुरू हुई थी ना, गाड़ी पलटाने की, सोशल मीडिया की बातें हैं, बीजेपी के कुछ नेता बोल रहे थे, उन्हें इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी। कानून होता है, कानून की सबसे बड़ी बात होती है उसका इकबाल होता है। विकास दुबे का मामले को लेकर के एक मुहावरा बन गया और यूपी पुलिस पर चस्पा कर दिया गया। आपने देखा कि 24 घंटे के बाद नहीं, लेकिन
ये बात तो योगी सरकार के मंत्रियों ने भी बोली है कई बार, और योगी सरकार के मंत्रियों से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्यादा 3-5 करेंगे तो कहीं गाड़ी ना पलट जाए। मंत्रियों का भी ऑन रिकॉर्ड बयान है। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जल्दी से मैं कुछ एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आता हूं अपने पैनलिस्ट के पास। क्योंकि एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की तूती बोलती थी, वो खुद को खुदा समझता था। उसका दबदबा कुछ ऐसा था कि जब 3 साल पहले उसे प्रयागराज से अहमदाबाद शिफ्ट किया गया था, तब एयरपोर्ट पर उसका स्वागत फूलों से किया गया था। यह रिपोर्ट देखिए, इसके बाद एक हमारा ग्राफिक्स देखिए, फिर पैनलिस्ट के पास चलते हैं। फूल बरसाए जा रहे हैं, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। यह अतीक अहमद का स्वैग है, उसका रुआब है। पुलिस कर्मियों के बीच बेखौफ अतीक। ये तस्वीरें 2019 की हैं, जब अतीक अहमद को हवाई मार्ग के जरिए वाराणसी से अहमदाबाद लाया गया था। अतीक को प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल से साबरमती जेल में शिफ्ट करने के ऑर्डर थे, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो ऐसा लगा मानो वो कोई मुजरिम नहीं बल्कि सेलिब्रिटी हो। तब अतीक अहमद बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या, लखनऊ के कारोबारी को गुर्गों से अगवा कराकर पीटने जैसे कई गंभीर आरोपों में जेल में बंद था। नैनी जेल में मार पिटाई की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को यूपी से गुजरात की किसी जेल में शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। तो डर के डॉन घर को आया, लंबा सफर, बड़ा संदेश। जल्दी से बिग वॉल पर दिखाते हैं, फिर चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। देखिए, सबसे पहला संदेश योगी सरकार का, माफिया के खिलाफ योगी सरकार बहुत सख्त है। यह सीधा संदेश कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के बाद गया है। नंबर 2, माफिया में खौफ बरकरार रखने का प्लान है, यानी माफियाओं के बीच भी एक बड़ा मैसेज, या तो सरेंडर करो और या तो फिर इसी तरह तुम्हारा भी हश्र होगा। तीसरा संदेश, जनता को यह संदेश कि योगी सरकार ने कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है। इसके अलावा यूपी में बाहुबलियों का, खासकर वो जो अपराध करते हैं और जो कानून को अपने ठेंगे पर रखते हैं, उनका वर्चस्व मिट्टी में मिला देने का संदेश, जो खुद विधानसभा से योगी आदित्यनाथ ने कहा था। और इससे बड़ा भी एक संदेश है कि कितना भी बड़ा बाहुबली हो, उसे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जैसे यहां से लेके गए साबरमती जेल तो फ्लाइट से लेके गए, लेकिन अब जिस तरह से उसको यहां लेकर आ रहे हैं। मैं घनश्याम जी आपके पास आऊंगा। घनश्याम जी, आपको लगता है कि योगी सरकार का यह बड़ा मैसेज है और यह पॉलिटिकली भी आप लोगों को बड़ा डेंट करेगा? क्योंकि आपके ऊपर यह आरोप लगातार बीजेपी लगाती है कि आपने माफियाओं को संरक्षण दिया, और योगी सरकार की इमेज ये बन रही है कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं। देखिए, नुमाइश मैसेज नहीं होती है। जहां पर मैंने जैसे कहा कि अगर मंत्री इस्तीफा दे देते और आमने सामने अतीक अहमद के सामने बैठ करके कहते 5 करोड़ उन्होंने नहीं लिए, तो ये समझ में आता नुमाइश नहीं है, ईमानदारी है। लेकिन जहां पर समूचा प्रशासन ने ढोंगी बना हुआ है, वहां पर सिर्फ नुमाइश होगी। और अगर ये नुमाइश ही किसके घर में बुलडोजर चल रहा है, किसका एनकाउंटर हो रहा है, कौन सा एनकाउंटर फेक है नहीं है, और टीवी पर ये चीयर लीडिंग होगी, तो जब कोई दीक्षित परिवार के घर पे बुलडोजर चलेगा, माँ बेटी जलती हुई भस्म हो जाएंगी, बेटे को नंगा किया जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में? योगी सरकार ने कोई माफियाओं के बीच अपना डर स्थापित नहीं किया? मैंने अपनी बात हिंदी में रखी, मुझे लगता है वो स्पष्ट। नहीं, एक बार फिर से दोहरा दीजिए, फिर मैं अनिला जी के पास जाता हूं। आपने जो कहा उसमें क्या इस बात का जवाब है कि माफियाओं के बीच योगी सरकार का कोई डर नहीं? अपराध से लड़ना नुमाइश नहीं हो सकती। और अगर आपने उत्तर प्रदेश की विधायिका को यह कलंक दिया है कि 100 से अधिक विधायक आपके चुने हुए ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक, तो ऐसे बहुत सारे विधायक होंगे जिनके ऊपर आपके पार्टी में भी आपराधिक मामले चल रहे होंगे घनश्याम जी। ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी के किसी विधायक के ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं है, लेकिन फिलहाल उस मामले पर नहीं जाते हैं। मैं अनिला जी से जवाब लेता हूं। अनिला जी, देखिए, ये तो नहीं मान रहे, लेकिन क्या बीजेपी ये मानती है कि इतनी कठोर कार्रवाई करने से, या जिसको आप फ्लाइट से ला सकते थे उसको आप सड़क से लेकर आ रहे हैं, इसके पीछे मैसेजिंग यही है कि योगी सरकार में माफिया मतलब मिट्टी में मिल जाना? जी बिल्कुल। और जिस पार्टी से घनश्याम तिवारी जी आते हैं ना, इनके 111 विधायक है और उसमें से 71 जो हैं उनके ऊपर अच्छे खासे मुकदमे लगे हुए हैं, अपराधी हैं वो। जाके आप निकाल लीजिएगा, परसेंटेज निकाल लीजिएगा, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिएगा एक एक विधायक का। यहाँ पर बैठकर पाठ मत पढ़ाइए हम लोगों को घनश्याम तिवारी जी। आपके समय पे कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा था उत्तर प्रदेश में? अपराध में भी एक्सटॉर्शन, अपहरण, मर्डर, दुनिया भर का। ये बाकी जो उद्योग थे ताले लग गए थे। मैं नोएडा में रहती हूँ, मैं जानती हूँ गौतम बुद्ध नगर में फैक्ट्रीज जो हैं ताले लग गए थे क्योंकि उगाही इतनी ज्यादा होती थी। बिजली, सड़क, पानी की तो बात ही छोड़ दीजिए, उससे तो इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं होता था। पर अपराधी जो
यहाँ पर उद्योग चलने नहीं देते थे, ताले लग गए। चलिए, लेकिन इस तरह से अब ये देखना है कि आगे अब अतीक अहमद को लेकर क्या एक्शन होता है, ये देखना है। फिलहाल अनिला जी, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका, घनश्याम आपका बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका, पंकज और विवेक आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर अब अतीक अहमद नैनी सेंट्रल जेल तो पहुंच चुका है, लेकिन उसके आगे अब कल कोर्ट का क्या, इसके ऊपर बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो इस वक्त पूरा सवाल है, कोर्ट की तरफ से इसको लेकर क्या आता है फैसला, या कोर्ट इसको लेकर क्या एक्शन यहाँ पर लेती है।